हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मुगलकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वो फ़ारसी भाषा में हैं, कुछ टर्की या टर्किश या तुर्की भाषा और अरबी भाषा में हैं। इसके साथ ही साथ सल्तनत कालीन स्रोतों की भांति कुछ स्रोत यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में भी लिखे गए हैं। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त मुगल शासकों के द्वारा बनाए गए बहुत से स्मारक, जिन्हें अभी ऐतिहासिक स्मारकों के नाम से जाना जाता है, उन स्मारकों के अतिरिक्त उनके सिक्कों के माध्यम से भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी यात्री जो उस समय भारत आए, उन्होंने उस पर्टिकुलर शासक के शासनकाल के बारे में विभिन्न जानकारियाँ हमें प्रदान की हैं। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह बाबरनामा है। बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, यह बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया ग्रंथ है और यह उसकी आत्मकथा कही जा सकती है। तुजुक ए बाबरी जो है बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया। फ़ारसी में इसका अनुवाद कई बार किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया अनुवाद है। इसके अतिरिक्त बाबरनामा इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसीलिए अंग्रेजी में भी इसका बहुत बार अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी अनुवादों में मिसेस बेवरीज नाम की जो इतिहासकार हैं, उनका अनुवाद सर्वाधिक प्रमुख है। बाबरनामा से हमें तत्कालीन भारत की, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय के हिंदुस्तान की जानकारी प्राप्त होती है। बाबर जो है उस समय के न सिर्फ राजनीतिक और ऐतिहासिक स्तर की जानकारी प्रदान करता है, बल्कि सांस्कृतिक जानकारी जो है वो भी इस पुस्तक में उपलब्ध होती है। हिंदुस्तान के मौसम की जानकारी उसने प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसके समय में अमीरों के राज्य का भी हाल उससे पता चलता है। साथ ही साथ उस समय के जो प्रमुख शासक शक्तियाँ थीं, जैसे गुजरात, दक्षिण भारत, मालवा, बंगाल, विजयनगर और राणा सांगा, इन सब के राज्यों की चर्चा भी उसके द्वारा की गई है। उसने सैन्य व्यवस्था का भी वर्णन किया है, जिसमें तुर्की और अफ़गानों की सैन्य व्यवस्था प्रमुख रूप से उसका विवरण जो है उपलब्ध होता है। बाबरनामा से बाबर के व्यक्तिगत जीवन की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि वह एक सच्चा या कट्टर मुसलमान था, साथ ही लेकिन इसके साथ साथ वो मदिरा पान भी करता था, जो कि इस्लाम में निषेध है। इसके अलावा जब भी बाबर के द्वारा किसी शत्रु को पराजित किया जाता था तो बहुत ही अति निर्दयी व्यवहार जो है वो अपने शत्रुओं के साथ करता था, जैसे उनके कटे हुए सिरों के मीनार बनवाना और अन्य निर्दयी कृत्य। इसके अतिरिक्त बाबरनामा की अगर कुछ कमियों की बात करें तो उसमें युद्धों का जो वर्णन किया गया है वह काफ़ी पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है। बाबर ने अन्य जो पक्ष होता था उसकी सेना की संख्या बहुत ही अतिरंजित बताई है। इसके अतिरिक्त राणा सांगा के द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया। ऐसी जो घटनाएं हैं जिनका वर्णन किसी और साहित्यिक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, तो वो अविश्वसनीय और पक्षपातपूर्ण दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त बाबरनामा में बहुत से टाइम पीरियड यानी कुछ समय अंतराल पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हालांकि आने वाले समय में अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं जिनसे उस समय काल के बारे में, जिसे बाबर ने अपनी पुस्तक में नहीं लिखा है, के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन सब कमियों के बावजूद बाबरनामा जो है उसे इतिहासकारों द्वारा उस समय लिखा गया एक बहुत ही प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, जिसकी तुलना सेंट ऑगस्टाइन, रूसो और न्यूटन के आत्मचरित्रों से की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़ रशीदी। तारीख़ रशीदी का लेखक बाबर का चचेरा भाई था मिर्ज़ा हैदर, और इस पुस्तक में जैसा कि लिखा हुआ है बाबर के पूर्वजों के बारे में, बाबर से संबंधित जानकारी। इसके अतिरिक्त कन्नौज का युद्ध जो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ, और कश्मीर और तिब्बत से संबंधित वृत्तांत, साथ ही हुमायूं का भारत से पलायन फारस की ओर, इन सब की जानकारी जो है हमें मिर्ज़ा हैदर के ग्रंथ तारीख़ रशीदी से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसके बारे में सभी को पता है कि यह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। अकबर ने इसे लिखने के लिए अनुरोध किया था। इसमें हमें मुख्य रूप से बाबर और हुमायूं के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ये ग्रंथ जो है गुलबदन बेगम द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर लिखा गया था, तो बहुत सी घटनाएं जो हैं उनका क्रम एक्यूरेट नहीं है। साथ ही जो घटनाएं उसे जब याद आई उसने उसे लिख दिया। लेकिन ये ग्रंथ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गुलबदन बेगम द्वारा स्वयं हुमायूं के समय उन घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षदर्शी थी वो, या उसने उनका आंखों देखा हाल एक तरीके से लिखा है। हुमायूं नामा के बारे में एक बात और डिफरेंट है, वो ये कि उसने युद्धों का बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है और जो हरम होता था उनका और हुमायूं का जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन था उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। तो एक नया पक्ष जो है मुग़ल काल के बारे में हमें दिखाई देता है जो कि कम राजनीतिक है। लेकिन क्योंकि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी तो उसका वर्णन थोड़ा पक्षपातपूर्ण भी है और उसने हुमायूं की कुछ कमजोरियों को जो है छिपाकर रखने की कोशिश की है, तो थोड़ा पक्षपातपूर्ण वर्णन जो है इसमें हमें दिखाई देता है। इन सब कमियों के बावजूद भी बाबर नामा के अतिरिक्त उस समय के जानकारी के बारे में, बाबर के समय और हुमायूं के समय यानी मुग़ल काल का प्रारंभिक समय जो था उसके बारे में जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसका नाम है तज़किरातुल वाक़यात। ये जो ग्रंथ है ये हुमायूं का एक निजी सेवक था जौहर आफ्ताब जी, इसके द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ की रचना भी अकबर के शासनकाल में की गई और ये ग्रंथ भी जो है स्मृतियों के आधार पर ही जौहर आफ्ताब जी द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में हुमायूं का जो सिंहासनारोहण हुआ, यानी हुमायूं ने जब सिंहासन अपनाया तब से लेकर ईरान से उसकी वापसी, यानी फ़ारस से जब वो वापस आया और वापस उसने राज्य प्राप्ति की, तब तक का विस्तृत विवरण जो है हमें तज़किरातुल वाक़यात नामक पुस्तक से प्राप्त। नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसका नाम है तारीख़ शेर शाही। तारीख़ शेर शाही ये ग्रंथ जो है अफ़गानों का इतिहास है। इस ग्रंथ की रचना अकबर के समय में उसके आदेशानुसार उसका एक दरबारी इतिहासकार था अब्बास खां सरवानी, उसके द्वारा की गई। इस ग्रंथ में हमें इस्लाम शाह और शेर शाह के समय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है और अफ़गानों के समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की मुख्य कमी ये कि इसमें घटनाओं की जो है तिथियां नहीं दी गई हैं, इसलिए अन्य ग्रंथों से जो है अन्य ग्रंथों से इसे टैली करना पड़ता है घटनाक्रम की जानकारी के लिए। इसके पश्चात नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है अकबरनामा। यह अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था अबुल फज़ल, जिसका नाम सभी ने सुना होगा, उसके द्वारा इसकी रचना की गई है। अबुल फज़ल का राजस्थान से भी कनेक्शन है। अबुल फज़ल के जो पिता थे शेख मुबारक और उसका जो भाई था फैज़ी, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व रहे हैं। शेख मुबारक नागौर के रहने वाले थे और फैज़ी जो थे वो भी अकबर के समय में एक दरबारी कवि थे। अकबरनामा जो है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है और इन 2 भागों में से भी जो पहला भाग है उसे फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है उसे अकबरनामा प्रथम कहा जाता है और दूसरा भाग जो है वो अकबरनामा द्वितीय कहलाता है। अकबरनामा के पहले भाग में अकबर के जन्म यानी प्रारंभिक इतिहास, अकबर का जन्म, तैमूर की वंशावली, तैमूर जो था वो इनका पूर्वज था, बाबर का पूर्वज था, बाबर और हुमायूं के राज्यकाल के बारे में जो है विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी कह सकते हैं कि मुग़ल जब भारत में आए उससे पहले उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, फिर बाबर और हुमायूं के काल की जानकारी प्राप्त होती है और फिर अकबर का जन्म हुआ तब तक के बारे में हमें इस प्रथम भाग से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद इस प्रथम भाग का जो दूसरा खंड है उसमें हमें अकबर का राज्यारोहण हुआ, यानी अकबर ने जब सिंहासन पर बैठा वो तब से लेकर के 1596 ईस्वी तक की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है।
अकबरनामा का जो द्वितीय भाग है उससे हमें अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष यानी 1596 से लेकर के 46वें वर्ष तक की जानकारी हमें अकबरनामा से प्राप्त होती है। इस पुस्तक में समकालीन राजनीति यानी अकबर के समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो भी हमें प्राप्त होती है। यानी अकबर की जो नीतियाँ थी उनके बारे में भी हमें एक दृष्टिकोण और दृष्टि जो है वो प्राप्त होती है। अबुल फजल जो है वो दरबारी इतिहासकार था, अकबर का मित्र था, तो एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण जो है वो भी दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो महत्वपूर्ण जानकारी इस पुस्तक से मिलती है वो बहुत ही अहम है, उस काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए है। अबुल फजल जो है वो विद्वान था, तुर्की, अरबी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं का उसे बड़ा ज्ञान था और इसीलिए उसकी जो भाषा है वो काफ़ी आडंबरपूर्ण, अलंकारपूर्ण, जटिल और क्लिष्ट भाषा जो है उसमें लिखी गई है। बहुत बार ऐसा लगता है ऐसे जगरोन यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी जो बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से बहुत अलंकारपूर्ण दिखाई देते हैं। तो आडंबरपूर्ण भाषा जो है उसका इसमें प्रयोग किया गया है और बहुत थका देने वाली है अगर इसे पढ़ा जाए तो, लेकिन फिर भी उस समय की जानकारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा प्लस पॉइंट इस ग्रंथ का ये है कि अबुल फजल जो था उसमें धार्मिक कट्टर था और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना नहीं थी और इसीलिए इसका ग्रंथ जो है वो सिर्फ इस्लामिक जीवन, धर्म और राज्य से संबंधित नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा सांप्रदायिक सौहार्दता की भावना इस ग्रंथ में दिखाई देती है। नेक्स्ट जो है आईने अकबरी, ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल की दूसरी महत्वपूर्ण कृति है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह अकबरनामा के जो लास्ट का पोर्शन है, अंतिम अध्याय जो हैं उसके रूप में इसको लिखा गया है, तो इसीलिए इसे कई बार अकबरनामा का परिशिष्ट भी कहते हैं। इस आईने अकबरी के भी 3 भाग हैं। आईने अकबरी जो है वो अकबर के समय उसकी जो शासन प्रणाली थी उसकी जानकारी के लिए बहुत ही बहुमूल्यवान रचना है। आईने अकबरी में विभिन्न विषयों के बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि के संबंध में विवरण दिया गया है। साथ ही प्रशासन की प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है लेकिन शासन के विभिन्न विभाग और शाखाओं के संबंध में पर्याप्त सूचनाएं जो हैं वो नहीं दी गई हैं। आइन का जो तीसरा भाग है उसमें हिंदू सभ्यता और संस्कृति के बारे में, उनके दर्शन के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही में इसमें अबुल फजल की जो वंशावली थी उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। एक प्रकार से आईने अकबरी में उस समय के समाज और राजनीति और प्रशासन से संबंधित विभिन्न पक्षों के बहुत से आंकड़े और विवरण जो है इसमें दिए गए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुंतखब उत तवारिक, ये जो ग्रंथ है उसके लेखक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। ये भी अकबर का दरबारी इतिहासकार था, लेकिन इसका जो दृष्टिकोण था वो अकबर से काफ़ी डिफरेंट था और ये मुख्य रूप से अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसका एक बहुत बड़ा आलोचक था। कट्टर मुसलमान था, इसीलिए अकबर के द्वारा जो लीनियंट धार्मिक नीति अपनाई गई, दीन इलाही की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना, विभिन्न धर्म के जो लोगों को आमंत्रित किया गया, उनके साथ चर्चाएं की गई, इस्लाम पर चर्चा की गई, तो उन सब का जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने विरोध किया। लेकिन ये बहुत ही विद्वान था और उसने अकबर के आदेशानुसार जो महाभारत है उसका फ़ारसी में अनुवाद करने में अपना योगदान दिया, रामायण का फ़ारसी में अनुवाद करने में अपना योगदान दिया। महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है उसे रज़्मनामा यानी युद्धों का इतिहास के नाम से इसका जो है अनुवाद किया गया है। मुंतखब उत तवारिक ये जो ग्रंथ है इसके भी 3 भाग हैं। इनमें से पहला सल्तनत काल के बारे में जानकारी देता है, साथ ही मुग़लों के प्रारंभिक जो शासक थे 2 बाबर और हुमायूं, उनके बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन सिर्फ 1595 ईस्वी तक। लास्ट का जो भाग है तीसरा, उसके अंदर मुस्लिम संतों का विवरण दिया गया है। इस प्रकार से मुंतखब उत तवारिक जो है
ये जो ग्रंथ है वो अकबर की अनुमति से नहीं लिखा गया था, और बदायूनी जो था उसने बहुत ही गुप्त रखने की इसे कोशिश की थी, और इस ग्रंथ का प्रकाशन काफ़ी समय बाद में जो है किया गया था।